नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अब अनिका अब महेंद्र पीरामल को कहती है कि वो एक बार जाकर वहाँ पर नेत्रा से बात करे और उसे नेत्रा को अपनी इसी कला के द्वारा अब अपनी बातों में बहका कर रखे, ताकि उन्हें तब तक मौका मिल जाए कि वो वहाँ पर इस मिस्टीरियस आदमी को अपने कंट्रोल में कर सकें। क्योंकि अब इन्हें समझ में आ चुका था कि अब इन्हें जो करना है बहुत ही जल्द करना है। और वैसे भी अब अनिका के हाथों में राजीव द्वारा ये बना हुआ एंटीडोट भी आ गया था, जिसके बारे में उसे बस कुछ डाटा को कलेक्ट करना था। इधर एक बार के लिए तो महेंद्र मना करता है, लेकिन अब राजीव के कहे अनुसार अब वो मान जाता है, क्योंकि अब महेंद्र को भी समझ आता है कि राजीव ने जो एंटीडोट बनाया था वो अब इस जहरीली गैस के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है उसे प्रोटेक्ट करना। तो इधर दूसरी तरफ रोहित ने भी यहाँ पर अपनी टीम को पूरी तरह से सचेत कर दिया था। वो उन्हें कह दिया था कि अब समय आ गया है, अब हमें उसके साथ फाइट करनी होगी, लेकिन ध्यान रहे कोई भी 15 मिनट से ज़्यादा उसके साथ फाइट नहीं करेगा। तो इधर उसकी इस बात को सुनकर अब भूमिका कहती है, देखो रोहित, तुम भी ध्यान से, तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि हर बार फाइट में तुम भी जख्मी हो जाते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। इधर भूमिका की इस बात को सुनकर अब रोहित उसकी तरफ घूर घूर कर देखता है। तो अभी एक तरफ जहां पर ये सभी अभी उस मिस्टीरियस मैन के साथ अब फाइट करने के लिए तैयार थे, तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर उसे रहस्यमयी जंगल में अब यहाँ पर एक गहरी और एक अंधेरी गुफा के अंदर अब एक यहाँ पर एक हाईटेक लैब थी, जिसमें यहाँ पर नेत्रा मौजूद थी, क्योंकि इसी में बैठकर नेत्रा ने यहाँ पर सब चीज़ों को कमांड दिया हुआ था। नेत्रा ने यहाँ पर इसी के जरिए ही मनाली में इस जहरीली हवा को फैलाया था। इधर यहाँ पर चारों तरफ नीली रोशनी और मशीनों की आवाज़ थी। तो नेत्रा यहाँ पर अब एक काली कुर्सी पर बैठी हुई थी। जब नेत्रा यहाँ पर एक कुर्सी पर बैठी हुई थी तो उसके सामने यहाँ पर एक विशाल स्क्रीन थी, जिस पर अब वो यहाँ पर ये सब कुछ डाटा देख रही थी और साथ के साथ वो यहाँ पर इस 6 फीट के उस रहस्यमय आदमी की लाइव फीड को भी देख रही थी, जो कि उसकी आंखों के सामने ही चल रही थी। जब बैनी और आकांक्षा इससे लड़ने के साथ आए थे, वो भी उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो साथ के साथ वो उसके आसपास हो रही हर एक एक्टिविटी को देख पा रही थी। वो देख पा रही थी कि यह आदमी यहाँ पर मनाली के जंगल में उस जहरीली गैस के प्लांट के पास खड़ा है, मानो किसी हुक्म का ही इंतजार कर रहा हो। इधर नेत्रा की आंखें बिल्कुल हरी थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। उसे देखकर ऐसा जान पड़ रहा था जैसे नेत्रा ने यहाँ पर अपने मन में न जाने कितना ही बड़ा एक अपने दिमाग में प्लान बनाया हुआ है, और जिसके द्वारा वो यहाँ पर सभी को भी यहीं पर ही तबाह कर देगी। अब नेत्रा के पास यहाँ पर एक रिमोट जैसा एक डिवाइस है, जिसके द्वारा वो यहाँ पर उस आदमी के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। नेत्रा को अच्छी तरह से पता था कि उसे किस तरह से कैसे इस गैस को सब तरह से फैलाना है। और यहाँ पर नेत्रा ये सब करते हुए यहाँ पर अब अपने चेहरे पर एक सार्कास्टिक से स्माइल लाती और कहती है, इंसान तो सिर्फ मोरे हैं मोरे, और असली ताकत तो उस डर में है जो ये गैस फैलाएगी। अब अनिका, तुम देखना, मनाली तो बस एक शुरुआत है। तुम अब इसके आगे देखना कि तुम्हारी जिंदगी को मैं कितना टफ करने वाली हूँ। और ये कहते हुए ही नेत्रा के चेहरे पर अब एक स्माइल थी, और अब ये कहते हुए नेत्रा भी यहाँ पर अब पीछे की तरफ देखती है, तो वो यहाँ पर अपने सबसे वफादार और ख़तरनाक एक शैडो ग्रुप को बुलाती है, जो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा दस्ता था, जिन्होंने यहाँ पर काले नकाब पहने हुए थे और काले ही कपड़े पहने हुए थे। उन सब की तरफ इशारा करके वो उन्हें अपने पास बुलाती है। तो भी ये लोग जो यहाँ पर उसके इसे टुकड़ी में थे, ये लोग कोई साधारण सिपाही नहीं थे, बल्कि ये एक बायो हैजर्ड सूट पहने हुए आदमी थे, जो किसी को भी मारने से पहले एक पल के लिए भी ना सोचें। हालांकि नेत्रा खुद एक अच्छी फाइटर थी। वो खुद किसी से भी अगर फाइट करती तो वो उससे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाली थी, लेकिन नेत्रा ने यहाँ पर इन लोगों को चुना था। जैसे ये लोग सभी अभी नेत्रा के सामने आते हैं, तो भी यहाँ पर इनमें से अब एक आदमी कहता है
यस मैडम, कहिए क्या आदेश है, क्या उनको भी कभी ख़त्म कर दें। इधर अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब नेत्रा कहती है, जाओ जाकर उस रहस्यमय आदमी की मदद करो जो कि यहाँ पर जंगल में अकेले ही सारे काम को कर रहा है। वह अब अकेला गैस प्लांट की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर किसी भी समय यहाँ पर उन लोगों के वो लोग यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए एक तो आ ही रहे होंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारे दुश्मन इतनी आसानी से तो चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ तो अपना प्लान बना ही रहे होंगे। इसलिए जाओ उसे सुरक्षा दो। इसे किसी भी हाल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनिका और रोहित की टीम यहाँ पर पहुँचने ही वाली होगी। तुम्हें उस प्लांट को तब तक बचाना है जब तक कि ये यहाँ पर पूरा मनाली तो छोड़ो, उसके आसपास के सारे शहर इसकी नीली धुंध में, इसके इस नीले जहर में ना डूब जाएं। अब यहाँ पर हाँ, इस बात का ध्यान रखना, इस रास्ते में जो कोई भी आए तो उसके ऊपर ध्यान रखना, उसके ऊपर दया बिल्कुल भी नहीं दिखाना, क्योंकि मुझे मेरे इस मिशन में अब जीत चाहिए है। उससे कौन कितना मर रहा है मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे हर हाल में जीत चाहिए। अब बहुत हो गया। इस बार नहीं, इस बार हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। अब यहाँ पर नेत्रा अपने आदमियों को ये सब कहती है, तो इधर नेत्रा की ये बात सुनकर वो सभी लोग अभी नेत्रा को यहाँ पर अपना सिर झुकाते हुए ग्रीट करते हैं, और अब वो यहाँ पर इसी पहाड़ी रास्ते से होते हुए अब उसी गुप्त जगह पर ही पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो 6 फीट का वो आदमी जहरीली गैस को रिलीज कर रहा था। वह आदमी यहाँ पर किसी रोबोट की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में कोई एहसास ही नहीं है, वह सिर्फ नेत्रा के संकेतों पर ही मानो नाच रहा हो। तो इधर जैसे ही ये दस्ता वहाँ पर पहुँचता है, तो यहाँ पर अब इस प्लांट के चारों तरफ अब यहाँ पर सेंसिटिव माइंस बिछा देते हैं, ताकि यहाँ पर इसके अंदर जो कोई भी अगर आएगा तो उन्हें उसके बारे में पता चल जाएगा, और वो उसके वहाँ पर आने से पहले ही वो उन्हें उससे उड़ा देंगे। तो इधर दूसरी तरफ नेत्रा यहाँ पर अब अपने बेस से उस रहस्यमय आदमी को एक सिग्नल भेजती है। अचानक जैसे ही नेत्रा ने अब उसे एक सिग्नल भेजा, तो वो आदमी भी अब अपनी एक भारी सी अब एक कुल्हाड़ी उठाता है, और उसे उठाने के बाद अब वो वहाँ पर बड़े ही जोर के साथ अब उस कुल्हाड़ी को एक पेड़ के ऊपर वार कर देता है। जैसे ही वो यहाँ जोर से इस पेड़ के ऊपर वार करता है, तो उसके एक वार से ही यहाँ पर ये भारी भरकम पेड़ वहीं पर ही गिर जाता है, जिससे कि रास्ता ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसे सिग्नल मिल चुका था कि उसे अब अपने पास किसी को भी नहीं आने देना है। यहाँ पर ये सारा का सारा जाल सिर्फ और सिर्फ नेत्रा के द्वारा बिछाया गया था, क्योंकि जब एनी और आकांक्षा यहाँ पर इस शख्स के साथ लड़ने के लिए आई थी, तो जब दूसरी तरफ जब स्वाति मल्होत्रा ने देखा कि वो जितना इसके साथ लड़ रही थी, तो ये गैस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ये यहाँ पर सब नेत्रा ने ही किया था, ताकि जब दुश्मन यहाँ से इसे लड़ने के लिए आएंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये गैस जिसे वो कम करना चाहते थे, जिसे वो बंद करना चाहते थे, वो और भी ज़्यादा बढ़े। इसलिए यहाँ पर नेत्रा ने उस जंगल में 3 स्टैचू को भी और फिक्स किया हुआ था, जिसके द्वारा ही वो सारी की सारी गैस रिलीज हो रही थी। और ये यहाँ पर बस नेत्रा के इस रिमोट के द्वारा ही हो रहा था, जिससे दुश्मन को ये लगे कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उसके अटैक से अब ये और भी बढ़ता जा रहा है, और वो अब यहाँ पर इस शख्स के ऊपर अटैक ही नहीं करें, और जिससे नेत्रा का प्लान ये सब कंटिन्यू रहे। लेकिन और सच में हुआ भी ऐसा, क्योंकि उसकी वजह से जॉन एनी और आकांक्षा को वहां से लेकर चला गया था। इधर ये सब सोचकर यहाँ पर नेत्रा अब अपने मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। नेत्रा यहाँ पर सिर्फ ताकत का खेल ही नहीं खेल रही थी, बल्कि वो यहाँ पर अनिका और रोहित के साथ एक माइंड गेम भी खेल रही थी। वो जानती थी कि यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट ये टीम जरूर यहाँ पर अनिका के साथ या फिर वो खुद ही यहाँ पर मनाली को बचाने की जरूर ही कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार वो लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अब वो यहाँ पर अब अपने पास रखे हुए अब एक फ़ोटो को जलाती है, जिसमें ये फ़ोटो भी यहाँ पर मल्होत्रा हाउस का था। और क्योंकि अब वो यहाँ पर कहती है, अनिका तुम नई रानी हो ना अब राजमहल की। देखो अब मैं तुम्हारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अब तुम किस को बचाओगी। तुम यहाँ पर मनाली को बचाओगी, तुम वहाँ पर
दिल्ली में मल्होत्रा हाउस को बचाओगी या फिर तुम पेरिस में राजमहल को बचाओगी, क्योंकि तुम नई रानी हो ना, तुमने तो वहाँ पर ओथ ली है कि तुम राजमहल को अच्छी तरह से बचाओगी। तो मैं भी देखती हूँ अनिका तुम कैसे क्या क्या कर लोगी। आज तुम्हारी महानता ही तुम्हारी बर्बादी बनेगी। इधर नेत्रा यहाँ पर ये सब सोचकर अब उस 6 फीट के आदमी को अब एक बूस्टर डोज देने का आदेश देती है, जिससे कि उसकी ताकत अब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो आदमी यहाँ पर जैसे उसे भी बूस्टर डोज मिलता है तो वो आदमी यहाँ पर एक मशीन बन चुका है और वो किसी भी दर्द को महसूस ही नहीं करता। तो इधर दूसरी तरफ रोहित की टीम यहाँ पर पूरी तरह से अब इसके साथ फाइट करने के लिए तैयार थी। एक तरफ जहाँ पर मनाली में ये सब कुछ हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर लंदन में जब राहुल यहाँ पर करण गुलेरिया से पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे, तो अब करण गुलेरिया उन्हें कहता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर पहले से ही पता लगा लेना चाहिए था कि ये जगह यहाँ पर सेफ है या नहीं। करण की ये बात सुनकर अब यहाँ पर राहुल कहता है सॉरी अंकल, लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं, सेफ है का क्या मतलब है। देखो मैं यहाँ से इतने लंबे समय से रह रहा हूँ, लेकिन आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये घर तो बहुत ही सेफ है, लेकिन हाँ अभी जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। राहुल की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, देखो राहुल तुम गलत समझ रहे हो, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था तो उस समय मुझे यहाँ पर संदेह जरूर हुआ था, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को देखा था, लेकिन वो तुम्हारे घर के पास नहीं थे, बल्कि वो दूसरी जगह पर थे। लेकिन एनीवे वो तो अच्छा हुआ मुझे समय रहते पता चल गया। अब करण की इन बातों को सुनकर अब राहुल कहता है, क्या आपको ब्रो ने बताया है। अब राहुल की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ मेरे पास अनिका का फ़ोन आया था, तो इसलिए अनिका ने मुझे ये सब कहा। एनीवे वो सभी तुम ये सब बातें छोड़ो, वैसे अभी सबसे ज़रूरी ये है कि हमें बस हर हाल में अब यहाँ से चलना होगा। करण की इस बात को सुनकर अब राहुल कहता है, चलना होगा का मतलब क्या है, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने घर को छोड़ दूं। देखिए अंकल मैं ये नहीं कर सकता। राहुल की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर करण कहते हैं, देखो समझने की कोशिश करो राहुल, दुश्मन जब यहाँ पर एक बार अटैक कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली दोबारा यहाँ पर फिर से आएंगे। और अभी ये पता नहीं चला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दुश्मनों को अभी तक पता चला होगा कि रानी आलिशा अभी जिंदा है। और इसलिए जरूर वो यहाँ पर तुम पर ही अटैक करने के लिए आए होंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी को भी कुछ हो। अब उसकी इस बात को सुनकर अब राहुल अब यहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाता। वो बस अब वो यहाँ पर कुछ पल सोचता है, और अब कुछ पल सोचने के बाद अब वो यहाँ पर आलिशा की तरफ देखता है। जैसे ही राहुल अब यहाँ पर आलिशा की तरफ देखता है तो अब आलिशा को भी अंदाजा हो गया था कि जरूर राहुल के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इधर अब आलिशा कहती है, क्या कहना चाहते हैं राहुल, आप यहाँ से चल रहे हैं या नहीं। आलिशा की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राहुल कहता है, देखो रानी साहिबा, मैं यहाँ पर अपने पहले इस घर को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ से जाइए, और करण अंकल आपको जहाँ भी रखे आप वहीं जाइए, क्योंकि इस तरह से आपका यहाँ पर रहना मुझे नहीं लगता अब आपके लिए भी सेफ होगा। राहुल की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर आलिशा कहती है, अच्छा अभी आप मुझे बताएंगे। देखिए मुझे अच्छी तरह से पता है मेरे लिए कौन सी जगह सेफ है और कौन सी नहीं, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर राहुल, ये जगह अब आपके लिए भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते हो। इधर आलिशा की इन बातों को सुनकर अब राहुल अपने मन में ही सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, और वो अब अपने मन में सोचता है, वैसे रानी साहिबा कह तो बिल्कुल सही रही है, क्योंकि अभी जो यहाँ पर हमला हुआ है पता नहीं वो किसके ऊपर हुआ था, लेकिन सच में ये बहुत ही भयानक था। सच में अगर आज यहाँ पर करण अंकल नहीं आते तो मैं तो अब तक मर चुका होता। लेकिन राहुल के भी अपनी लाइफ के कुछ सिद्धांत थे, इसलिए राहुल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरह से किसी की कोई भी हेल्प ले। इधर अब यहाँ पर राहुल को कुछ ना कहता हुआ देखकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया फिर से कहते हैं, देखो राहुल समझने की कोशिश करो, अब ये जगह तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब मेरी बात मानो और हमें जल्द से जल्द रेखा मूर्ति के पैलेस में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पैलेस भी बड़ा है और वहाँ पर सेफ्टी भी ज़्यादा है, और यहाँ पर तो सेफ्टी कुछ भी नहीं है। इसलिए अब की बार तो चलो यहाँ
पर किसी भी तरह से हमने हमलावर को यहाँ से भगा दिया, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। करण की इन बातों को सुनकर अब यहाँ पर राहुल कहता है, सॉरी सॉरी अंकल, लेकिन देखिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरे भी अपने कुछ प्रिंसिपल हैं, मेरे अपने कुछ सिद्धांत हैं। अब उसकी इन बातों को सुनकर अब जहां आलिशा उसकी तरफ घूर कर देख रही थी, क्योंकि अब आलिशा को अंदाजा हो गया था कि राहुल ऐसा क्यों कह रहा है। आलिशा को रोहित से पहले ही पता चल गया था कि वो अपने आत्म सम्मान के लिए कितना जीता है। वो सेल्फ डिपेंडेंट था, वो किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता था। और शायद इसी वजह से राहुल रेखा मूर्ति के पैलेस में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी आय चाहे कितनी भी क्यों न थी, लेकिन वो अपने दम पर जीना चाहता था। इसलिए इन बातों को समझते हुए अब यहाँ पर आलिशा करण गुलेरिया की तरफ देखती है। इधर करण गुलेरिया की नज़र जब आलिशा पर जाती है तो भी यहाँ पर वो दोनों आंखों से ही अब कुछ बातें करते हैं। मानो भी यहाँ पर आलिशा को करण को कह रही है कि राहुल ऐसे नहीं मानेगा। तो इधर अब करण गुलेरिया भी समझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि राहुल ने जब आज तक मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी से कोई हेल्प नहीं ली, तो वो अब ऐसे फ्री में उसकी बातें क्यों मानेंगे। इसलिए अब यहाँ पर उसकी बातों को समझते हुए करण गुलेरिया राहुल के सामने एक ऑफर रख देते हैं। करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है राहुल मारवा, अगर यही बात है तो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। ऐसा करना तुम वहाँ पर रेखा मूर्ति के पैलेस में कि जिस भी रूम में तुम वहाँ पर रहोगे, तुम ऐसा करना वहाँ पर जब तक तुम रहोगे तब तक तुम उस रूम का रेंट दे देना। उसके बाद ये तो तुम्हारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं जाएगा ना। अब जैसे ही यहाँ पर करण गुलेरिया की ये बात राहुल ने सुनी, तो राहुल तो बस फटी हुई आंखों से बस करण गुलेरिया को ही देख रहा था, क्योंकि राहुल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि करण गुलेरिया ने उससे क्या कहा। और वो तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो कभी रेखा मूर्ति के पैलेस में किसी कमरे को हायर करके रहेगा। उसे अच्छी तरह से पता था कि रेखा मूर्ति का पैलेस कितना लग्जरियस था। वहाँ पर एक रूम का किराया वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, और अब वो उसे वहाँ पर रहने के लिए कह रहे हैं। इधर अब राहुल यहाँ पर हैरानी से करण गुलेरिया को कहते हैं, लेकिन करण अंकल, आपको तो पता है ना मैं ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके हर एक रूम का किराया कितना ज़्यादा हो सकता है। वो मेरे औकात से बाहर है। मैं इतना कॉस्टली रूम नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मेरी मानिए आप यहाँ से आलिशा को लेकर जाइए, और मैं यहाँ पर ठीक हूँ, क्योंकि इस समय रानी आलिशा की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इधर राहुल की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। अरे जब तुम्हें कुछ कहा जा रहा है तो तुम्हें समझना चाहिए ना। ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तो तुम जितना उस रूम का किराया दे सको तुम उतना ही देना, लेकिन अभी के लिए यहाँ से चलो। देखो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इससे पहले कि दुश्मन यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी तैयारी के साथ फिर से यहाँ पर आकर हमारे साथ फाइट करें, उससे पहले हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। और देखो एक बात का ये भी ध्यान रखो कि हम दुश्मनों के सामने आलिशा का चेहरा बिल्कुल भी उजागर नहीं होने दे सकते। अब तक तो आलिशा को हम बचा पाए हैं, लेकिन आगे फिर से दोबारा ऐसा हो तो उससे पहले ही हमें वहाँ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। इधर करण गुलेरिया की बातों को सुनकर अब राहुल यहाँ पर अब अपने मन ही मन में कुछ सोचने लग जाते हैं। एक तरफ जहाँ पर लंदन में यहाँ पर करण गुलेरिया के आने के बाद अब तक तो सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसे किसी भी हाल में बस राहुल को मनाना था। तो इधर दूसरी तरफ अब यहाँ पर राजमहल में जहाँ पर धनंजय पीरामल को अब यहाँ पर सब कुछ शांत तो नज़र आ रहा था, लेकिन अब ये शांत ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला था, क्योंकि राजमहल में भी यहाँ पर अब सूर्या को अब रियलाइज होता है कि उसका कजन धनंजय ने यहाँ पर राजमहल को सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। धनंजय उसने यहाँ पर राजमहल पर अटैक करने के लिए जितने भी अपने लोग भेजे थे उन सबको धनंजय ने मार गिराया था। तो अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो इस तरह से तो धनंजय से हार कर नहीं बैठने वाला था। इसलिए सूर्या भी यहाँ से एयर के थ्रू अब वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है। अब यहाँ पर कुछ चोपर अब राजमहल के ऊपर उड़ने लग जाते हैं, और इन चोपर से अब यहाँ पर वही पॉइजनस स्मोक अब रिलीज होने लगता है।
जैसे ही अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर धनंजय पीरामल जो कि अभी राजमहल के हॉल में ही थे, उन्हें जब यहाँ पर कुछ चौपर की आवाज़ आती है तो अब धनंजय समझ जाते हैं शायद अब ये उसी तबाही शायद ये वही तबाही अभी दाखिल होने वाली है जिसका आभास मुझे हो रहा था, क्योंकि ये आवाज़ अब तक उसके कानों में आ चुकी थी। लेकिन इससे पहले वो यहाँ पर अलर्ट होते कि तभी यहाँ पर जब तक ये पॉइजन गैस राजमहल तक पहुँचती तभी वहाँ पर राजमहल के वहाँ पर 3 स्टैचू बने हुए थे। वो स्टैचू यहाँ पर अब अपने मोड में ऑन हो जाते हैं। वो यहाँ क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टैचू एस्टेब्लिश किए गए थे और वो स्टैचू अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें जैसे ही यहाँ पर किसी भी समूह का आभास हो तो वे यहाँ पर अब अपनी कमांड के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। ये यहाँ पर किसी के द्वारा कमांड के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बस इन्हें ज़रूरत थी कि कौन इन्हें यहाँ पर कमांड देने वाला था, क्योंकि यहाँ पर तीनों बच्चे जो कि अभी किंग के पैलेस में बैठकर ये सब कुछ उस स्क्रीन पर देख रहे थे। तो इधर बूढ़े किंग के वहाँ पर जैसे ही वो यहाँ पर स्क्रीन पर देखते हैं कि यहाँ पर राजमहल में खामोशी के बाद अब धीरे धीरे सब कुछ जहाँ पर ठीक होने लगा था, तो तभी इन्हें यहाँ पर ऊपर स्काई में कुछ चौपर दिखते हैं। इन्हें देखकर अब यहाँ पर रिया कहती है, बड़ी ये देखिए ना, अब ये कौन सी मुसीबत आ गई, अब ये चौपर किसका है। जैसे ही रिया ने ये कहा तो ये देखकर अब किंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और आज यहाँ पर किंग खुद रिया से कहते हैं, छोटी अनिका तुम्हें गेम बहुत ही पसंद है ना। अब किंग की ये बात सुनते ही यहाँ पर रिया हाँ में अपना सिर हिलाती है और रिया भी यहाँ पर शिकायत भरे लहजे से कहती है, हाँ बड़ी, मुझे गेम तो पसंद है, लेकिन देखो ना, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ आपने तो मेरा सब कुछ बंद करा दिया है। अब तो मेरे गेम का समय 1/4 भी नहीं रहा है। तो अब उसकी ये बात सुनकर अब यहाँ पर किंग कहते हैं, तो फिर ठीक है, आज चलो मैं आपको एक गेम ही खिला देता हूँ। लेकिन हाँ छोटी अनिका, इस बात का ध्यान रखना कि आप फिर आगे अपने गेम को तो भी कंटिन्यू कर पाएंगी जब आप आज इस गेम में विजय प्राप्त करेंगी। आज आपको इस गेम को हर हाल में जीतना है। अब उसकी ये बात सुनते ही यहाँ पर रिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब रिया कहती है, क्या सच में बड़ी, आप जो कह रही हैं क्या वो सच है। इधर यहाँ पर रिया की इस बात को सुनकर अब किंग हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। इधर किंग को देखकर अब आर्यन और अलेक्जेंडर इन दोनों की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उनके बड़ी अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्या वो सच में रिया को फिर से गेम में इन्वॉल्व करा रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि जब तक रिया को हमेशा से ही पूरे दिन गेम में खेलती रहती थी तो वो अपनी स्टडी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लेती थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद बड़ी मुश्किल से वो यहाँ पर अपनी स्टडी में कंसंट्रेट करने लगी हैं। लेकिन क्या अब सच में बड़ी भी अब उसका साथ देंगे। तो इधर अब यहाँ पर उन दोनों के चेहरे पर हैरानी देखकर अब किंग कहता है, रिया ही क्यों, चलो तुम दोनों भी आओ, तुम दोनों भी आ जाए, साथ में गेम खेलोगे, क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हें ही अब राजमहल को प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे ही अब यहाँ पर किंग ने तीनों के सामने ही ये कहा तो ये सुनते ही वो तीनों अब हैरानी से किंग की तरफ देखते हैं। तो इधर अब किंग कहते हैं, इस तरह से मत देखो, अब आगे तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूँ। ये कहते हुए है यहाँ पर किंग अब वहाँ पर स्क्रीन पर जब उन्हें वो 3 स्टैचू दिखाई दे रहे थे जो कि अभी यहाँ पर बस किसी कमांड का ही इंतजार कर रहे थे। ये स्टैचू बिल्कुल वैसे ही थे जो कि यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में भी थे। अब जैसे ही वो वहाँ पर उन स्टैचू की तरफ देखने के लिए कहते हैं तो उन्हें देखकर अब यहाँ पर रिया अचानक से उछल पड़ती और कहती है, लेकिन बड़ी, ये तो वही स्टैचू है ना जो कि मेरी नानी माँ के पैलेस में भी थे। मैंने देखो वहाँ पर देखे थे जब हम वहाँ पर पीछे जब पेरिस में रहने के लिए आए थे तो मैंने ये वहाँ पर देखे थे। उसकी इस बात को सुनकर अब किंग हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि सच में ये स्टैचू वही थे जब एक बार यहाँ पर राजमहल पर हमला हुआ था और जब रानी साहिबा, बड़ी रानी, इन लतिका, इन सब को वहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में शिफ्ट कर दिया था। तो किंग ने यहाँ पर ये काम स्वाति मल्होत्रा को सौंपा था कि वो यहाँ पर राजमहल को रिनोवेट करवाए। जब स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर राजमहल को रिनोवेट करवा रही थी तो तब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने यहाँ पर जो पुराने खुफिया रास्ते थे उन सबको भी
चेंज करवा दिया था। तो साथ के साथ स्वाति मल्होत्रा ने यहाँ पर अब की बार राजमहल को प्रोटेक्ट कराने के लिए यहाँ पर सेम वैसे ही 3 स्टैचू को भी एस्टेब्लिश करा दिया था, ताकि अगर राजमहल पर कुछ ऐसी विपदा आ जाए कि उसे निपटना यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो तब कोई अपनी सूझबूझ के साथ इन स्टैचू को कमांड देकर यहाँ की सिचुएशन को संभाल सकता है। इसलिए स्वाति मल्होत्रा ने अपनी सूझबूझ के साथ इन स्टैचू को यहाँ पर रखवा दिया था। और आज शायद फाइनली वो दिन आ गया था जब राजमहल में भी अब ये स्टैचू ही यहाँ पर सब कुछ संभालने वाले थे। इसलिए यहाँ पर किंग कहते हैं, चलो रिया, फिर तो तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। किंग की इन बातों को सुनकर अब यहाँ पर रिया कहती है, हाँ बड़ी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। और ये कहते हुए ही भी यहाँ पर किंग वहाँ पर तीनों ही बच्चों के लिए एक अलग अलग वहाँ पर सेक्शन बने हुए थे, उन तीनों को बैठने के लिए कहता है, जिसमें एक पर रिया बैठ जाती है, एक पर आर्यन बैठ जाता है, तो एक पर अलेक्जेंडर बैठ जाता है। और यहाँ पर अब किंग कहते हैं, चलो अब अपना काम शुरू करो, क्योंकि अब तुम्हारा काम शुरू होता है। अब देखना ये है कि क्या तुम तीनों इस राजमहल को बचा पाओगे। इधर अब यहाँ पर जैसे ये तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं, तो इनके सामने अब बड़ी बड़ी स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिसमें पूरा का पूरा नक्शा यहाँ पर राजमहल का दिखाई दे रहा था। तीनों के सामने ही अब उनका एक स्टैचू था। जैसे ही वो यहाँ पर अब इंटर प्रेस करते हैं, तो इंटर प्रेस करते ही यहाँ पर उस स्टैचू का होल्ड इनके हाथों में आ जाता है। अब यहाँ पर उन स्टैचू को भी कमांड देने के लिए अब रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर थे। रिया के हाथ में यहाँ पर वो अपने मार्शल को कंट्रोल करते हुए अब कहती है, आर्यन देखो बाई तरफ से कवर कर दो, अलेक्जेंडर देखो छत पर चढ़े स्नाइपर्स को निशाना बनाओ। इधर आर्यन भी यहाँ पर अपने जेफायर को चलाते हुए कहता है, हाँ रिया देखो, मेरी प्रतिभा की स्पीड तो यहाँ पर 200% है। अब देखो हम यहाँ पर दुश्मनों को कैसे यहाँ से भगाते हैं। अब यहाँ पर देखते ही देखते तीनों ने ही अपनी कमांड को अच्छी तरह से संभाला हुआ था। जैसे ही ऊपर से अब यहाँ पर सूर्या हेलीकॉप्टर के द्वारा इस जहरीली गैस को रिलीज करता है, तो तब तक यहाँ पर ये तीनों के तीनों स्टैचू ही अब यहाँ पर अपनी कमांड ले चुके थे, और यहाँ पर इन्होंने पूरे के पूरे राजमहल को अब प्रोटेक्ट कर दिया था। तीनों के तीनों स्टैचू यहाँ पर अब अपनी फाइट लड़ने के लिए तैयार थे। इधर जैसे ही ये सब हो रहा था, तो इधर ये सब देखकर तो धनंजय को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। धनंजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है। धनंजय को तो मानो यहाँ पर 440 वोट का एक झटका लगा हुआ था। तो इधर यहाँ पर आर्यन यहाँ पर अपनी प्लानिंग के साथ काफ़ी अच्छा कर रहा था। तो इधर अलेक्जेंडर के पास उसकी एक अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज़ थी, जो कि यहाँ पर केमिकल के बारे में अच्छी तरह से एक नॉलेज रखता था। इसलिए आर्यन ने यहाँ पर अपनी उस केमिकल नॉलेज को यूज़ करके इस केमिकल अटैक को रोक देता है। तो इधर रिया भी अपनी गेमिंग नॉलेज में बहुत ही बेस्ट थी। इसलिए रिया यहाँ पर स्टैचू के द्वारा अपनी गेमिंग नॉलेज को यूज़ करती हैं, और ये तीनों यहाँ पर अब अपनी एक टफ फाइट दे रहे थे उधर यहाँ पर इन फाइटर्स को। और यहाँ पर अब सच कहें तो ये फाइट इनडायरेक्टली वे में तीनों बच्चों और यहाँ पर उन तीनों रोबोट के साथ यहाँ पर हो रही थी, और जो सब देखकर यहाँ पर धनंजय को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि धनंजय ने तो ये स्टैचू पहले यहाँ पर देखे ही नहीं थे। धनंजय को पता ही नहीं था कि सच में यहाँ पर राजमहल में कोई ऐसे स्टैचू भी हैं। इधर ये सब देखकर वो अपनी आंखों को मसल रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। इधर ऐसे ही कुछ देर तक ये फाइट रहती हैं, और फाइनली यहाँ पर अब तीनों बच्चे ही अभी इस फाइट में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो इधर दूसरी तरफ अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के द्वारा बनाए गए ये स्टैचू अब धीरे धीरे यहाँ पर अब ऑटोमेटिकली मोड में आ जाते हैं। जब यहाँ पर इन्हें कमांड रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर के द्वारा दी जा रही थी, क्योंकि जब वो देखते हैं कि यहाँ पर आसमान में अब बहुत सारे ही अब यहाँ पर चौपर आ गए थे, जिनमें से अब आदमी कूद कर सीधा ही राजमहल पर कूद रहे थे। तो ये सब देखकर तो यहाँ पर तीनों ही बच्चों ने इन्हें ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक मोड पर रख दिया था ताकि अब ये स्टैचू इनके साथ खुद ही फाइट कर सके। इधर जैसे ही ये लोग अब राजमहल में के अंदर कूद रहे थे तो ये स्टैचू अब उन्हें कूदने से पहले ही टारगेट लगाकर उन्हें गोलियों से बूंद रहे थे, जिससे जो भी यहाँ पर कूदने की कोशिश कर रहा था वो सब यहाँ पर मारे जा रहे थे। इधर अब यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग अब स्टैचू के द्वारा ऑटोमेटिक हो रही थी। ये सब देखकर तो अब यहाँ पर तो अब इस स्टैचू के द्वारा निशाने पर ही आ जाते हैं, जिससे ये प्लेन अभी नीचे गिर जाते हैं और इनके गिरते ही ये चोपर अब यहाँ पर बस एक आखिरी सूर्या का चोपर ही बचा हुआ था। तो अब सूर्या के पास भी यहाँ पर भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सूर्या को भी यहाँ पर इस टेक्निक के बारे में नहीं पता था कि राजमहल में सच में अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। फाइनली अब यहाँ पर बच्चों की जीत हुई थी और ये देखकर तो अब तीनों के तीनों बच्चे काफ़ी खुश होते हैं और वो भी यहाँ पर एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। इधर ये सब देखकर तो अब यहाँ पर किंग के चेहरे पर एक स्माइल थी, जबकि आयशा मारवा जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर सब कुछ इनके साथ देख रही थी, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा था। लेकिन वो यहाँ पर इसी चीज़ से संतुष्ट थी कि आखिरकार राजमहल में अब सब कुछ शांत हो गया था। जो दुश्मन भी यहाँ पर आए थे वो यहाँ पर मुंह के बल खा कर गए हैं।